सभी छात्रों का महेश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज हम कक्षा 10 विज्ञान का पहला पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का अध्ययन करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है जो स्थायी होते हैं, उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड वाला और एक राइट हैंड साइड वाला। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट होता है उसे अभिकारक कहते हैं और राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट होता है हम उसे उत्पाद कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। अभिकारकों में रासायनिक परिवर्तन होने के पश्चात नए गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है, उन्हें उत्पाद कहते हैं या क्रियाफल कहते हैं। अभिकारकों को क्रियाकारक भी कहा जाता है। तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें हम उत्पाद भी कहते हैं। राइट हैंड साइड में होते हैं, इन्हें उत्पाद कहते हैं। अब हम कब कहेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो इसके लिए जैसे अभी अपन ने पढ़ा तो भोजन का जो पाचन होता है वह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। मनुष्य श्वसन करता है, लोहे पर जो जंग लग जाती है, मैग्नीशियम का फीते का जलना, जो आपके पाठ में पहले ही पेज के ऊपर दे रखा है, ये प्रयोग 2Mg+O2 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। दही का बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम कब कहेंगे कि भाई एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं रासायनिक अभिक्रिया में कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो गया हो। अवस्था में परिवर्तन से मेरा अभिप्राय है जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर जब अभिक्रिया करती है, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तो मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है जो कि लिक्विड है। तो वो गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। रंग में परिवर्तन हो जाना, जैसे चूने का पानी जो होता है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो वो दुधिया हो जाता है। तापमान में परिवर्तन हो जाना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो कल्ली होती है हम घरों में यूज लेते हैं, उसको अगर लाकर हम पानी में डालते हैं तो पानी गर्म हो जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं तापमान में परिवर्तन। गैस का उत्सर्जन, जब किसी अम्ल की धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो उससे हाइड्रोजन गैस का निकास होता है। तो ये चार चीज़ें हैं जिनसे हमें पता लगता है कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, जो इसमें आप देख लीजिए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तीर का निशान, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये तो है शब्द समीकरण, इसको हम शब्द समीकरण कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिख रहे हैं ये अभिकारक हैं और राइट हैंड साइड में जो आपको दिख रहे हैं ये उत्पाद है। जो लेफ्ट हैंड साइड में ये अभिकारक क्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं जिन्हें हम उत्पाद कहते हैं। अब इनको रासायनिक प्रतीकों के रूप में लिखते हैं, वो शब्द समीकरण है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके सांकेतिक रूप में लिखा जाता है तो उन्हें रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसमें ये दो या दो से अधिक पदार्थ होने पर उसके बीच में एक प्लस का निशान लगाया जाता है और इस प्रकार ये रासायनिक समीकरण बनता है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है या प्रदर्शित की जाती है। जैसे मैं अभी बताऊं आपको कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं, तो ये तो हो गया एक साइंटिफिक स्टेटमेंट हो गया है। और इसको हम प्रदर्शित कैसे करेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान लगाकर आगे लिखेंगे जल। ये हो गया है एक शब्द समीकरण। अब इसे रासायनिक समीकरण में, तो रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखा जाता है। अभी मैंने आपको जल की अभिक्रिया का उदाहरण दिया, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2H2, यानी पहले मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, H2 प्लस O2, तीर का निशान H2O। तो ये इस प्रकार हम उसे प्रदर्शित कर देते हैं। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया है जो संतुलित नहीं है, क्योंकि इसमें अगर हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों की संख्या जो होती है वो हमेशा निश्चित होती है, उनका द्रव्यमान होता है वो हमेशा निश्चित होता है। तो इस प्रकार उन्हें लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या फिर हम नीचे लिख सकते हैं। देखो ये आगे आ भी गया है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, संतुलित, जैसे अभी अब मैंने आपको H2+O2 तीर का निशान H2O, ये एक असंतुलित समीकरण है जिसे कंकाली समीकरण कहा जाता है। इसको संतुलित किया जाता है। तो ये किस नियम के आधार पर होता है, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है।
अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारकों एवं उसके पश्चात उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। इसको जिस विधि से हम संतुलित करते हैं उसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पूर्णांकों का प्रयोग करके समीकरण को संतुलित किया जाता है। जैसे अभी आप ये देखिए Fe प्लस H2O, Fe2O3 प्लस H2। अब आप लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं Fe एक है, जबकि राइट हैंड साइड में आयरन जो है वो एक है और लेफ्ट हैंड साइड में 2 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर वाले आयरन को भी 2 से करना पड़ेगा। इस प्रकार हम संतुलित करते हैं। इसका हम अलग से वीडियो बना के आपके डाल देंगे इसको। सबसे पहले हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो संयोजकता है उसको संतुलित करनी चाहिए। उनकी संख्याओं को संतुलित करेंगे तो बाकी काम आसान हो जाएगा। जैसे आयरन देखिए आप, इसमें इधर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 3 है। हाइड्रोजन 2 है, इधर राइट हैंड साइड में भी 2 है। ऑक्सीजन 1 और 4 है। तो हाइड्रोजन तो दोनों बराबर है, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में 4 है, लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 है, तो 1 को 4 से गुणा करेंगे। 1 ऑक्सीजन को 4 से गुणा करेंगे अपन, तो हाइड्रोजन भी फिर क्या होगा, 4 से गुणा हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करते हैं। तो ये 4 से अपन ने हाइड्रोजन को जब 4 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन को हम 4 से गुणा कर रहे हैं तो हाइड्रोजन भी 4 से गुणा ही होगा। ठीक है। उसको पहले जो यौगिक होता है उसके आगे लिखा जाता है। फिर उसके बाद में हमने आयरन को, इधर आयरन 3 था, इधर आयरन 1 ही था, तो इसको 3 से गुणा कर लिया तो 3Fe हो गया, इधर भी 3Fe हो गया। हाइड्रोजन इधर हमने देखा, ऑक्सीजन को इधर हमने 4 से गुणा किया तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के 2 और 4 गुणा होकर 8 हो जाएंगे। तो इधर वाले जो हाइड्रोजन है उसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सभी तत्वों के परमाणु की संख्या जब दोनों में समान हो जाती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं, इसलिए S लिखते हैं। द्रव को लिक्विड L लिखते हैं। गैसीय अवस्था को G लिखते हैं गैसीय अवस्था के लिए। और जलीय विलयन जो होता है एक्वियस यानी कि AQ लिखा जाता है। और ये भौतिक अवस्था मतलब ये पदार्थ की भौतिक अवस्था को पदार्थों या यौगिक या उसके जो तत्व होते हैं उसमें पीछे कोष्टक बनाकर लिखा जाता है। कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे हम लिख सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से आपके इसमें जो दे रखी हैं वो 4 प्रकार की हैं: संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। इसके अंदर और भी अभिक्रियाएं हैं जो हम उनके साथ साथ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा ऐसे अपन कर सकते हैं, संयोजन का मतलब भी यही है कि भाई जुड़ना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकार मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसी तरीके से आपको बोर्ड में कॉपी में भी ऐसे लिखना है। हेडिंग लिखने के बाद में ऐसे अभिक्रिया लिखनी है, परिभाषा लिखनी है, फिर इससे ये A प्लस B और मिलकर क्या बन जाएंगे, C बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको दर्शाना है। कोई सा भी एक उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे C+O2 CO2 कोयले का दहन है, जल का निर्माण है। और ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है बिना बुझा हुआ चूना, उसकी पानी से अभिक्रिया, ये आप कोई सा भी एक उदाहरण दे सकते हो। लेकिन ये जो तीसरी जो इसमें अभिक्रिया दे रखी है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड की जब जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इस समय क्या होता है, बहुत अत्यंत तेज उष्मा निकलती है। जैसे आप अपन घरों में कल्ली लेके आते हैं, कल्ली को अगर अपन पानी में डालते हैं ना, उसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। पानी में डालते हैं तो उससे समय क्या होते हैं, ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त होती है तो फिर क्या होता है, तो उसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का निष्कासन होता है तो उसे हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा मुक्त होती है तो उसे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन हो गया, और श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका जब हम पाठ पढ़ेंगे, वैसे इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोशिकाओं में श्वसन जो ऑक्सीजन जो होती है वो ऊर्जा मुक्त करती है ATP के रूप में, इसलिए इसको भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया के बाद में है वियोजन अभिक्रिया। बोर्ड में प्रश्न आता है कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, या संयोजन या वियोजन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। वियोजन का मतलब होता है टूटना या अलग होना। ये संयोजन की विपरीत इसलिए कहा जाता है कि उसमें तो 2 तत्व या अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है।
तो वियोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे कोई ए अभिकारक है वो टूटकर बी प्लस सी बना देता है। तो अब वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है, एक तो होती है उष्मीय वियोजन, एक होती है प्रकाशीय वियोजन और एक होती है विद्युत वियोजन। तो पहली है उष्मीय वियोजन। इस उष्मीय नाम से पता चल रहा है कि जब उष्मा देकर उसको वियोजित किया जाता है, उसको अपघटित किया जाता है, तो उसका उष्मीय वियोजन कहा जाता है। तो ये दोनों इसके उदाहरण है। नीचे वाला थोड़ा सरल लगेगा आपको। कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड अवस्था में होता है उसको अगर हम गर्म करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। तो इसको वियोजन, ये उष्मीय वियोजन है। विद्युत वियोजन में आप, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 10 में से 7 बार आ चुका है एग्जाम में। विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन। जल में जब जल जो होता है, जैसे ये इसमें क्या है, इसको हम कैसे समझा सकते हैं। एक प्लास्टिक का जग लेंगे हम, जग में क्या होगा, जग या मग भी बोल सकते हैं, मग लेंगे, उसमें पानी भर देंगे। पानी भरने के बाद में उसमें इलेक्ट्रोड लगाएंगे। इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेफाइट के बने होते हैं। जो धनावेशित होता है उसे एनोड कहा जाता है और जो ऋणावेशित होता है उसे कैथोड कहा जाता है। इन दोनों को अपन वो रबर का जो स्टॉपर होता है उससे सेट करके लगा देंगे, फिर इनके ऊपर 2 परख नलियाँ ढक देंगे और इन दोनों को अपन इलेक्ट्रोड जो है 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे और 2 परख नलियाँ इसमें लगा देंगे। फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हम देखेंगे कि एनोड जो होती है, जो धनावेशित है, उसके ऊपर ऑक्सीजन मुक्त होती है, जबकि कैथोड जो है ऋणावेशित है, उसके ऊपर हाइड्रोजन मुक्त होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना, हर बार आता है। 1 नंबर का भी आ सकता है, चित्र बनाकर समझाने वाला। तीसरा जो वियोजन है प्रकाशीय वियोजन, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन होता है। ये इसमें सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाता है। इसका प्रयोग हम शाम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। तो इस बार आपके 1-1 नंबर के 18 प्रश्न आएंगे लगभग, मतलब कि 8 तो ऑब्जेक्टिव आएंगे, मिलान करने वाले आएंगे, फिलअप करने वाले आएंगे। तो ये 1-1 नंबर की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। उष्मा शोषी अभिक्रिया, जैसे अभी अपन ने पहले उष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ी थी, तो ये उष्मा शोषी नाम से पता चल रहा है दोस्तों। देखो इसमें कि उष्मा का शोषण होता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों जो उत्पादों के साथ साथ उष्मा का अवशोषण होता है उसे हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये 2 अभिक्रियाएं हो गई हैं, संयोजन और वियोजन। अब आती है तीसरी विस्थापन अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है विस्थापन का मतलब होता है हटाना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो होता है अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। इसका जो है आपको सक्रियता श्रेणी है वो याद करनी पड़ेगी, उसके आधार पर आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पर आयरन जो है कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है। तो आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो आयरन क्या करता है, कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो Cu को हटाकर FeSO4 बन गया और कॉपर वहाँ से हट गया। इसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लोहे की, जैसे अभी उदाहरण द्वारा भी समझा रखा है, लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। CuSO4 जो कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरे का निर्माण हो गया है। तो इस प्रकार ये जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील थी, इसलिए उसने उसको विस्थापित कर दिया। इसके बाद में है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है और तो उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड जो होता है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जो होता है, इसमें सोडियम और बेरियम जो होते हैं एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। सोडियम जो होता है क्लोरीन के साथ में चला जाता है, जबकि बेरियम जो होता है वो सल्फेट के साथ में चला जाता है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलकर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर देता है। तो बेरियम सल्फेट जो के सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया का एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ एक श्वेत रंग का जल में अघुलनशील अवक्षेप बनता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 प्रश्न बनते हैं इससे, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद में आता है उपचयन एवं अपचयन। उपचयन किसे कहते हैं, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसे हम उपचयन कहते हैं। जैसे C+O2, तो कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये 3 एग्जाम्पल है, जो भी आपको सरल लगे आप उसे कर सकते हैं। अपचयन, जब किसी पदार्थ में, ये उपचयन की विपरीत है, उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है।
उसमें हाइड्रोजन की कमी होती है तो इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो ये उपचयन और अपचयन दोनों ही एक दूसरे की विपरीत अभिक्रियाएं हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, जो ऊपर दे रखी है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके कॉपर तो अलग हो जाता है और जल का निर्माण, यानी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही तो इसको हम अपचयन कहेंगे। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जुड़ जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उसे हम उपचयन कहेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों ही होता है, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब हम कुछ आगे बात करते हैं इससे आगे, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव संसारण में होता है। एक तो जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत जो होती है कमजोर या संसारित हो जाती है तो उसे संसारण कहते हैं। जैसे लोहे की वस्तु पर जंग लग जाना, चांदी के ऊपर काली परत का बनना, तांबे का हरा हो जाना आदि संसारण के उदाहरण है। अब संसारण से सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, यसद लेपन द्वारा, विद्युत लेपन द्वारा पेंट करके संसारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। विकृत गंधिता क्या है, वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित यानी ऑक्सीकृत हो जाती हैं जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। इसको रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग किया जाता है। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर बचा सकते हैं। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन, जैसे अपने बाजार में जो चिप्स आते हैं ना उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और ठंडा करके शीतलन द्वारा। तो ये आपका पहला पार्ट था। पहले पार्ट के मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। शॉर्ट 15 मिनट 20 मिनट में आपका पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आ सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इसमें हैं, जो दे रखे इसमें वो तो है ही है। एक तो जैसे ये श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आलू के चिप्स में 1 नंबर का प्रश्न है, कौन सी गैस भरी जाती है, क्यों भरी जाती है, तो ये भी आपको बता दिया गया था अभी ऊपर। और एक तो ये है कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, विस्थापन को द्विविस्थापन के विपरीत क्यों कहा जाता है। एक वो मैंने आपको जल वाला जो विद्युत वियोजन वाली जो अभिक्रिया है वो इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जैसे वो अवक्षेपण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये सब भी इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें 1-1 नंबर के 2-2 नंबर के मिलान करने वालों में समीकरण को संतुलित करना भी आ सकता है कि भाई निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए। दूसरा ऐसे भी आ सकता है कि शब्द समीकरण दे रखा उसको रासायनिक समीकरण में आप बदलिए। और संयोजन एक ये इंपॉर्टेंट ये भी है, ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें बच्चों अगर आपने उदाहरण नहीं लिखा, उदाहरण आपको लिखना ही लिखना है, यानी कि अभिक्रिया आपको लिखनी ही है। अगर आप अभिक्रिया नहीं लिखोगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए आप ध्यान रखना, सभी जो परिभाषाएं हैं उनकी अभिक्रिया आपको लिखनी ही लिखनी है। ये केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है, इसमें रासायनिक परिभाषाओं के साथ साथ रासायनिक समीकरणों का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आप ध्यान रखना इसको। ये 1-1 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। विकृत गंधिता क्या है, विकृत गंधिता को रोकने के 2 उपाय लिखो। इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चंस इसमें सेट होंगे जो आएंगे। जैसे रेडॉक्स वाला भी आपको लास्ट में बताई था। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड और एनोड पर देखो, एनोड जो होता है वो धनावेशित होता है, कैथोड जो होता है ऋणावेशित होता है। धनावेशित हमेशा ये विपरीत आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आयन एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो कैथोड जो ऋणायन है उसके ऊपर हाइड्रोजन जो धनायन है वो आएगी। एनोड जो खुद धनावेशित है उसके ऊपर कौन सी आएगी, ऑक्सीजन आएगी। ये देखिए आप इस रासायनिक ऐसे भी प्रश्न आएंगे, इस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयित पदार्थ कौन सा हो रहा है, अपचयित कौन सा हो रहा है, ऑक्सीकारक एजेंट का नाम बताइए। इस टाइप के प्रश्न भी आपके आ सकते हैं। ये 5वां जो प्रश्न आप देख रहे हैं ऐसा प्रश्न भी बोर्ड में आ चुका है, तो आप इनकी भी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ये इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। और ये समीकरण को संतुलित करने वाला है, इनके प्रकार बताने वाला भी है कि भाई प्रकार बताइए इसमें कौन सी हो रही है। तो सारी अभिक्रियाओं की अगर आपको जब याद होंगे तो आराम से आपको वो कंप्लीट हो जाएंगे, इससे नाम बता पाएंगे आप समीकरण को संतुलित करने वाला। ठीक है दोस्तों, आपको आशा है कि आपने अच्छे से इसको देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। और कोई प्रश्न हो तो आप इसमें, आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और कोई क्वेश्चन हो इस पार्ट से संबंधित तो आप डालें, मैं उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।